हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक टेस्ट 15 डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें रिलेशन पूछ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ ध्यान रखना है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम वैसे कैसे डिनोट करते हैं, एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, वैसे नॉर्मली एम से करते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा था वो एन एम से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं कि जो n की वैल्यूज है ये होती है 2l+1 के बराबर। अब यहाँ पे हमें बस ये जो m है इसी की जगह क्या ले लेना है, nm। तो nm इज इक्वल टू 2l+1, या फिर क्या बोल सकते हो, l क्या हो जाएगा, nm -1 अपॉन में 2। मतलब आंसर क्या हो गया इसका, ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हर आयन की अटेन करानी है और सबसे बड़ा साइज किस आयन का होगा, ये बात कर रहे हैं। तो अब देखो, ये सारी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी अगर इन सबको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर लेके जाना है। O2-, F-, N3- और Na+। O2- में देखो 8+2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। F-, 9+1 10, 7+3 10, 11-1 10। तो सबकी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, मतलब किसके जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके नियॉन जैसे। तो अब यहाँ पे देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है, जितना ज्यादा साइज होता है, जितना ज्यादा चार्ज होता है आयन पे, चार्ज ऑफ आयन, या बोल सकते हो चार्ज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, और चार्ज ऑफ कटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका साइज होगा, कटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही कम उसका साइज होगा। और एनायंस का साइज जो है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ कटायन। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है, N3-, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फिर, सी नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए, देखो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। तो अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, डबल बॉन्ड O के बगल में sp3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वही अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब देखो, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं क्योंकि पीएच है, और ब्रिज हेड वाले को कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल रहता है, ब्रिज हेड वाला कभी भी sp2 नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं आ सकती, ना पॉजिटिव चार्ज आएगा कभी, तो इसलिए ब्रिज हेड को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर देखो ये और ये यहाँ पे दोनों ग्रुप्स लगे हैं, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस केस में फिर से अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बचा यही अपने पास। यहाँ पे देखो दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बन sp3 है, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वही अल्फा हाइड्रोजन है। आंसर इसका सी होगा। अगले क्वेश्चन में देखो, डाइसोनियम सॉल्ट दिया है, डाइसोनियम सॉल्ट का रिएक्शन Cu2Br2 HBr के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो पहले जब डाइसोनियम में Cu2Br2 डाला जाता है तो क्या बन जाता है, Br लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब Br लगने के बाद यहाँ पे MgBr डाला, मतलब ये पहले अपना मानो A बना, फिर MgBr डालेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, MgBr फॉर्म हो गया। अब क्या कर रहे हो, तीसरे स्टेप में वाटर ऐड कर रहे हो। वाटर क्या है, वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन अगर है तो यहाँ पे देखो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें खुद पता है वाटर में क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मान लो। तो ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव ही कहाँ पे जाके जुड़ेगा, कार्बन के पास, मतलब क्या बन जाएगा फिर से, बेंजीन बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कंडक्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, और पूछा क्या गया है, सेल कांस्टेंट। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कापा सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब कापा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। अब G क्या होता है, 1/r, और ये फिर से क्या है, सेल कांस्टेंट है। तो हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं,
कापा इंटू आर, और इसकी वैल्यू देखो कितनी दी है 0.0210, इसकी वैल्यू है 60। अब देखो 6 2 जा 12, तो 12 कुछ होना चाहिए 1.26 दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, इस क्वेश्चन में हमसे SN1 की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी पूछा, तो SN1 में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देते हैं सब में। अब फर्स्ट वाले में देखो क्या कार्बोकैटायन बनेगा, ये बना। ये जो कार्बोकैटायन है ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, तो इस वजह से ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक अगर हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस केस में अगर देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, तो इसका सबसे कम होना चाहिए। तो देखो ये फोर्थ, ये जो सेकंड है, सेकंड सबसे पीछे होना चाहिए, और सेकंड सबसे पीछे तो एक ही में दिख रहा है, तो आंसर तो फिर क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, क्योंकि एंटी एरोमेटिक की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। थर्ड केस में फिर से देखो एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अब ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, बट देखो डीलोकलाइजेशन इसमें ज्यादा होगा ना, तो डीलोकलाइजेशन इसमें ज्यादा है, तो मतलब सबसे पहले तो 1 आएगा, 1 के बाद क्या आना चाहिए, फिर अपने लिए 3 आना चाहिए, और सबसे आखिरी में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब बाकियों को भी देखते हैं हम। यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पे नॉर्मली क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो कॉन्जुगेशन है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 4th आएगा उसके बाद, और फिर 5th, और सबसे लास्ट में 4th। तो आंसर यही अपने को दिख भी रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगली क्वेश्चन में असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अ रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो ये 2023 का काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता था, इसमें क्या था कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकती है, बहुत लोग ये बोलते भी है हो सकती है, और सही बात भी है। अगर हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो ये स्टेटमेंट ऑल्दो एंटायरली गलत नहीं है, बट अगर हम अपने नीट लेवल के अकॉर्डिंग बात करें, या फिर बोल सकते हो एक एनसीईआरटी के स्टेटमेंट बेस पे बात करें, तो एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दे रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए, इंटरमीडिएट बनाने के लिए लगती है। जैसे ये हम डायग्राम बनाते हैं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो रिएक्टेंट को यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं। अब देखो फ्री रेडिकल्स जो है ये क्या है, इंटरमीडिएट ही तो है। अगर हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस की बात करें तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट तो बनना चाहिए, उसके बाद बात की बात है कि वो उसको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होगी। तो एंटायरली अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, बट जो माना गया था इसका आंसर वो यही माना गया था कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 नहीं हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, गलत, क्योंकि इंटरमीडिएट बनाने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, और फ्री रेडिकल्स हैं क्या, इंटरमीडिएट से होते हैं। तो इसलिए हम इनको मान के चलेंगे कि फ्री रेडिकल बनाने के लिए तो कुछ अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, 0 एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो सकती है। अगला, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय रिएक्टेंट सो दैट द एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड, ये भी मैंने बताया। रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए ताकि एनर्जी किसके बराबर आ जाए, थ्रेशोल्ड के बराबर, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो असर्शन गलत है बट रीजन सही है, मतलब आंसर डी होगा इसका। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पूछा गया है। अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे सेम टाइप का लिगेंड ही हो, ठीक है। अब सेम टाइप का बोल सकते हो, एक ही टाइप का लिगेंड हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, मतलब एक ही है, और कौन सा है, ऑक्सिलेट। यहाँ पे डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो, यहाँ पे देखो एक लिगेंड है, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। पेंटा अमीन कार्बोनेटो, मतलब 2 लिगेंड है।
और यहाँ पे ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, फिर से मतलब 2 टाइप के लिगेंड है। तो एक ही टाइप का लिगेंड किसमें है? ए में है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिएक्शन है रिवर्सिबल, अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को आधा कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो पहले अगर मान लिया कि के इक्विलिब्रियम जो है बी स्क्वायर अपॉन में ए है, और ये बी और ए क्या है? एक्टिव मासेस मीन मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ बी अपॉन में बी एंड मोल्स ऑफ ए अपॉन में बी। ये इनिशियली है, मानो पहला मान। अब दूसरा मान लेते हैं, K2 क्या हो गया? मोल्स ऑफ बी मोल्स ऑफ बी, इसको B1 ले लो, चलो B2 स्क्वायर मोल्स ऑफ ए V2, और यहाँ पे हमें दे रखा है जो V2 है वो हाफ है मिलियन का, सॉरी V2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ V1, ये फॉर्मूला है। तो अब इसकी वैल्यूज पे सब्स्टिट्यूट कर दे अगर, तो क्या हो जाएगा कि K2 इज इक्वल टू NB V1/2 और NA V1/2। तो अब देखो एक 2 तो गया, एक 2 ऊपर चला गया, मतलब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ NB V1 स्क्वायर एंड NA V1, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ K1। तो जो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, तो आंसर इज ए। अब ये मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हमारे पास अगर 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको गर्म किया जाए तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन भी दे रखा है, CaCO3 से बन रहा है CaO प्लस CO2। अब देखो इसका एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, एक मोल मतलब कितना मास हो गया इसका कैल्शियम कार्बोनेट का? 100। तो 100 ग्राम इज गिवन 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना हमें पता है। अब हमें क्या दे रखा है? 20 ग्राम 20% प्योर। अब 20% प्योर ही है, तो हम निकाल लेते हैं कि 20% ऑफ 20 कितना होता है, तो उतना मास हो जाएगा। तो 20/100 इंटू 20, तो कितना हो गया? ये 4 ग्राम हो गया। तो अगर 100 ग्राम से 44 बन रहा है तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 44/100, और 4 ग्राम कितना देगा? 44/100 इंटू 4, ये मतलब हो गया 1.76। तो आंसर इज बी 1.76 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग स्टेबिलिटी एज फैक्टर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, रिलेशनशिप सही है। अब देखो यहाँ पे थैलियम +3 में है, थैलियम +1 है। अब देखो डाउन द ग्रुप जाते हो तो एक चीज लगती है जिसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली कि जो अंदर इंटरवीनिंग D या फिर F सबशेल्स है, उनकी पोर शील्डिंग के वजह से जो NS वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसके वजह से NS के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड्स बनाने में या रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बाय +2 क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो नीचे आते आते स्टेबिलिटी जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, बाय 2 से डिक्रीज होगी। जैसे ये सारे अगर देखा जाए कौन से ग्रुप के दे रखे हैं अपने को? 13। तो ऊपर वालों की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन है वो +3 है, तो नीचे वाले की कॉमन क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। अब इसमें नीचे कौन कौन आते देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मतलब सबसे ज्यादा जो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? थैलियम पे। तो थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू थैलियम +3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3+ है ये, और ये +1 है, तो ये तो गलत हो गया। इंडियम +3 +1, अब ये सही है, इंडियम में +3 वाली सही चल जाती है, बट तब भी इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लगाओगे अगर यहाँ पे भी, तो +1 ज्यादा स्टेबल होगा।
एल्यूमिनियम के केस में अगर देखा जाए, एल्यूमिनियम तो ऊपर आता है तो उसकी +3 ज्यादा स्टेबल है, ये +1 है और ये +3 है, तो ये भी गलत हो गया। ये सही दिया है, यहाँ पे +1 है थैलियम और ये +3 है, +1 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू +3, तो आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन में एक कंपाउंड दे रखा है, इसका जिंक Hg सेल के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है। अब क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता था कि जो भी अपना डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाता था, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो अब बस बेसिकली यही देख रहा है कि ये डबल बॉन्ड हो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किस में, नॉर्मली सिंपल एल्केन चेन में। तो यहाँ पे देखो 1 2 कार्बन, यहाँ पे तो 1 2 कार्बन, तो ये 2 और 2, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब देखो ये तो गलत है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, तो 2 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10⁻31। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये केजी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखो तो केजी दे रखा है, तो क्या होगा केजी पे, तो ये होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। All the isotopes of a given element show same chemical properties, सही है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करते हैं बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है, बस मास डिफरेंट होता है, तो ये तो ठीक है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। अब देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन नहीं बोलते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो ये तो गलत हो गया। Dalton's atomic theory regarded as atom ultimate particle of matter, सही है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल बोला गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। तो बी, सी एंड ई, दैट इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट दे रखा है और इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर दिया गया, ट्रिपल किया है, पूछा है रेट क्या हो जाएगा। तो R1 जो है दिस इज A² इंटू बी। अब R2 क्या हो गया, K को क्या कर दो 3 टाइम्स, A को हमने जब 3 टाइम्स किया तो ये 9 हो गया, 9 हो गया, मतलब R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि ये वैल्यू किसकी थी, R1 की, तो इंक्रीज हो जाएगा बाय 9, तो आंसर इज सी होगा, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। अगला क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अ यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, सॉरी न्यूक्लियोसाइड बोला है इन्होंने, तो पहले बना लेते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या है अपने पास। अब यहाँ पे बेस जुड़ा है, तो अब यहाँ पे इसकी जो नंबरिंग होती है वो डैश से करेंगे, तो दिस इज H OH H, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। अब देखो नंबरिंग किए जाएगा तो ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, तो ये क्या बना है, न्यूक्लियोसाइड। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन डैश पोजीशन, 1 डैश पोजीशन पे ही बेस जुड़ा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब न्यूक्लियोटाइड और में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोसाइड था, इस न्यूक्लियोसाइड की जो 5 डैश वाली पोजीशन है, मतलब ये वाली जो पोजीशन थी CH2, यहाँ पे एक फॉस्फेट यूनिट को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो फॉस्फेट यूनिट जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है, 5 डैश पोजीशन पे न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू फॉस्फोरस दे दिया, ये तो गलत हो गया, फॉस्फोरस नहीं, कौन सा, फॉस्फोरिक होना चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस नहीं, तो ये तो गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, दैट इज आंसर सी। अगले क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ल्यूइस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्टर्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स है, जिनके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो बस ये देखो, अब NH3 इसके पास तो लोन पेयर है, तो ये तो बिहेव करेगा एज अ ल्यूइस बेस। H2O अगेन
लोन पेयर, ये भी क्या हो गया, ल्यूइस बेस। BF3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है BF3 का, एक p ऑर्बिटल इसके पास क्या है, वेकेंट, तो इट कैन बिहेव एज ल्यूइस एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। OH माइनस फिर से देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये डोनेट कर सकता है या शेयर कर सकता है, तो आंसर इज C, BF3। Which of the following reaction will not give primary amine? अब ये वाला पहला रिएक्शन देखो कौन सा है, Br2KOH के साथ कर रहे हैं, Br2KOH के साथ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन होता है, एक कम कार्बन वाला अमीन का फॉर्मेशन होता है, तो 1 डिग्री अमीन मिल रहा है यहाँ पे, तो प्राइमरी बन रहा है। CH3CN LiALH के साथ मतलब रिडक्शन कर रहे हो, और CNN दोनों तरफ बस क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन, मतलब CH2NH2, ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री हो गया। NC, अब देखो नाइट्रोजन बीच में आ गया, तो अगर इसको रिड्यूस करोगे, तो इसको अगर मैंने रिड्यूस किया भी, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आया और हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब कौन सा बन गया, 2 डिग्री, तो प्राइमरी इससे नहीं बन रहा, तो आंसर C हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे देख सकते हो अमाइड का फिर से रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन मतलब क्या, कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो भी देखो क्या बन गया, 1 डिग्री, तो आंसर इसका क्लियरली C हो जाएगा। अमंग्स द फॉलोइंग स्पीशीज, ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पूछा है, ठीक है, नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब देखो पहला है NH3, हमें पता है NH3 होते हैं, अब देखो 2 2 2 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसके पास, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है। दूसरा AlCl3, अब यहाँ पे भी 2 2 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो यहाँ पे कुल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो AlCl3 हो गया एक, तो पहला अपना। दूसरा BeCl2, अब यहाँ पे भी देखो 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा BeCl2 हो गया। CCl4, अब देखो 4 बॉन्ड, तो 2 2 2 और यहाँ पे भी 2, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट से PCl5, अब PCl5 में देखें तो 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, तो PCl5 में भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, A3। सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल पूछा गया है यहाँ पे। अब देखो अलाइलिक भी होना चाहिए और सेकेंडरी भी होना चाहिए। अलाइलिक मतलब कि जहां पे ये OH जुड़ा है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp3 होना चाहिए और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड से जो जुड़ा कार्बन है वो sp3 और उसी कार्बन से जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच होना चाहिए, तो इसको क्या बोला जाएगा, अलाइक। और बोल क्या रहे, 2 डिग्री मतलब ये एटलीस्ट 2 कार्बन से क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, तब ये क्या होगा, 2 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी से OH जुड़ा है, मतलब ये तो हो गया विनाइल, अलाइल ही नहीं है ये तो। अब ये अलाइल है, देखो ये sp3 कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड से जो जुड़ा कार्बन वो है वो sp3 है, और sp3 कार्बन से O जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, बट ये 1 डिग्री है, तो इसलिए ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा है sp3, ये sp2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये फिर से अलाइल हो गया, बट ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितना हो गया, 3 डिग्री, तो ये भी नहीं हुआ। तो घूम फिर के बचा तो क्या, D फोर्थ वाला। और यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, ये वाला sp3 है, और इस sp3 से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये अलाइल बन रहा है, और ये 2 कार्बन से जुड़ा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये 2 डिग्री भी है और अलाइलिक भी है, तो आंसर इसलिए 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 70, 2 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑब्टेन होगा सोडियम इथेनोएट को हीट करने पे, उसका मास पूछा है। सोडियम इथेनोएट मींस CH3COO Na। अब इसका रिएक्शन किया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, मतलब क्या किया कर रहे हो यहाँ पे, डी कार्बोक्सिलेशन।
डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, एक कम कार्बन वाला एल्केन का फॉर्मेशन होगा, मतलब CH4 बनेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। तो अब यहाँ पे देखो किसका फॉर्मेशन हो गया, मीथेन का। और मीथेन के एक मोल का मास कितना होता है, 16 ग्राम। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से पिरिडीन पूछा है, पिरिडीन में कितनी सिग्मा, पाई और लोन पेयर्स प्रेजेंट है। पिरिडीन पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। दिस इज पिरिडीन, और अब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो देखो लोन पेयर कितने हैं इसके पास, एक, ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। पाई बॉन्ड कितनी साफ साफ दिख रही है अपने को, 3। तो हमें ये तो पता चल गया पाई 3 है, लोन पेयर 1 है, तो 3 1 वाले तुम्हें एक ही आंसर दिख रहा है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। और अगर गिनने पे बैठो तो कितनी आ रही है, देखो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो सिग्मा कितनी हो जाएंगी, 11। तो आंसर इसलिए सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, मैच द कॉलम है। पहला पूछा है बफर सॉल्यूशन दे रखा है, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन। देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे या तो वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस हो, या फिर वीक बेस के साथ उसका कॉन्जुगेट एसिड हो। तो हम यहाँ पे पहले हम वीक देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट वीक है बट साथ में पानी है, ये तो सॉल्टी है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की है। ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है पर फिर से पानी है, तो यही वाला बचा अपने पास। ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, और साथ में उसी की सॉल्ट है, इसी का कॉन्जुगेट बेस है C6H5CO-। तो ए का तो क्लियरली क्या हो गया, 4 हो गया। तो ए का 4 मतलब ये बचा अपने पास, और ये बचा, ये हटा दो और ये हटा दो। अब बी और सी में चूज करना है, तो सेकंड ऑप्शन देखो अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन कौन फॉर्म करेगा, जहां पे बेस स्ट्रॉन्ग हो, एसिड क्या हो, वीक हो, वहीं पे पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। तो पहले कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, SO4 से H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो पीएच, ये तो एसिडिक होना चाहिए। इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिडिक, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब ये जो है देखो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और HCl वीक एसिड हो गया, तो ये क्या है, बेसिक है। तो बी के लिए तो 3 हो जाएगा, बी के लिए 3। अब अपने को किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में, तो 4 3 1 एंड 2, आंसर इज सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा है। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करोगे भी तो सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होता तब हम कंपेयर करने पे जाएंगे भी, बट यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिनॉल है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, हमेशा बेंजोइक एसिड। क्यों बेंजोइक एसिड ज्यादा ज्यादा बोल सकते हो एसिडिक होता है, क्योंकि उनके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन पे जाता है, बट इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे जाता है, कार्बन पे भी जाता है। तो उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होते हैं, इसलिए ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये होना चाहिए था, या ये फिनॉल वाले तो नहीं होंगे। अब इसमें भी देखो यहाँ पे OH है, अब कहोगे OH है ये तो प्लस M वाला ग्रुप है, बट यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, ऑर्थो इफेक्ट लगता है, क्योंकि ये OH है कौन सी पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन पे। ऑर्थो पोजिशन पे होने के वजह से ये क्या करता है, इसको इस COH को प्लेन से बाहर कर देता है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगेन मैच द कॉलम, फॉर्मुलेस दे रखे हैं और डायरेक्टली बताना है कौन सी थ्योरी में ये फॉर्मूला पढ़ा था तुमने। लैम्डा इज इक्वल टू H/P। अब याद करो ये कौन सा फॉर्मूला, ये आता है डी ब्रोगली में। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, मींस ए के लिए 3 हो गया, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये गया और ये गया। E इक्वल टू HC लैम्डा या E इक्वल टू H2 कहाँ पढ़ते हैं हम, ये प्लांक की क्वांटम थ्योरी में। तो बी के लिए क्या हो जाना चाहिए, 1। तो मतलब आंसर फिर क्या आ गया, यहीं से सी आ गया। MBR इज इक्वल टू NH/2π, ये कहाँ पढ़ा था, बोर में पढ़ा था। बोर का एक पोस्टुलेट है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर लास्ट अगर देखें
डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी होगा ये, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है। ये किसकी है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो डी के लिए 2 हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज फॉर N2, N2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन तक sp मिक्सिंग होती थी, sp मिक्सिंग होने के कारण पाए 2p वाले पहले आते हैं, उसके बाद सिग्मा 2p आता है, ये ध्यान रखना है। तो sp मिक्सिंग के वजह से पहले पाए 2px पाए 2py आएंगे, उसके बाद सिग्मा 2pz आएगा। ये ऑर्डर बस चेंज हो जाता है sp मिक्सिंग की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें, इसमें भी यहाँ पे स्टार लगा लो, तो अब देखो 1s, ठीक है, 1s का 2s का एंटी बॉन्डिंग दे दिया है, यहाँ पे ये बॉन्डिंग दे दिया है, ये कुछ मिस्टेक है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तब भी 2s का एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग दे रखा है, यहाँ पे 2s के बाद ये 2s है ही नहीं यहाँ पे। इस केस में अगर देखा जाए 2s स्टार, सिग्मा आ गया पहले, तो सिग्मा तो नहीं होगा, 2s स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग आ गया, तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी नहीं होगा। यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें कुछ ये मिस्टेक हो गई है, ये स्टार यहाँ पे आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2p बाय सिग्मा। अब ये सारा सही बैठ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। अभी क्वेश्चन दिया है, एंथैल्पी फॉर्मेशन पूछी गई है किसकी? CO2 की किलोजूल पर मोल में। किस किस की दे रखी है? देखो कार्बन की दे रखी है, मतलब C प्लस O2 गिव्स CO2। इसके लिए हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू है -393.5, और दूसरा है CO प्लस O2 गिव्स CO2, और इसके लिए जो डेल्टा H दिया है वो -283.5 है। और पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या रखनी है। फॉर्मेशन क्या होता है कि जब भी कोई कंपाउंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म हो रहे हो, एलिमेंट से, ये ध्यान रखना, और वो एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए? हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट या रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए। अब बनाना क्या है यहाँ पे? CO2। कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन की एलिमेंटल स्टेट, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा तो चल जाएगा, ग्रेफाइट ही मान लो, ठीक है। और ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? O2 गैसियस फॉर्म में। तो अब अगर यहाँ पे देखिए कार्बन और O2, ये तो मॉलिक्यूल है, तो ये तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, ये एलिमेंट से बन रहा है, तो यही क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया किसका? CO2 का। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? C -393.5। क्वेश्चन 77, ये कंपाउंड दे रखा, पूछा है किसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन CH डबल बॉन्ड, और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया अपना, और ये फंक्शनल ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा है, और sp3 कार्बन से डबल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा है। मतलब अभी हमने किया तो कौन सा वाला है? अलाइन वाला है, तो इसलिए आंसर C हो जाएगा। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, बस क्या पूछा है कि ये ऑक्साइड्स का नेचर क्या है, वो आप लोग को याद होना चाहिए। CO कौन सी ऑक्साइड होती है? CO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ये अपने को ध्यान रखना है। तो A के लिए तो 3 होना चाहिए, तो A के लिए 3। अगर देखें तो यहाँ पे आ रहा है A के लिए 3, एक ही ऑप्शन में सॉरी A के लिए 3 बोल रही हूँ, न्यूट्रल, तो यहाँ पे क्या है? 2 है। A के लिए 2 आना चाहिए, तो A के लिए 2 अपने को यहीं पे दिख रहा है, मतलब क्या आना चाहिए? फिर B होना चाहिए। Na2O मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक है, वो भी कौन सा मेटल की है? ग्रुप 1 है स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो B के लिए तो 1 होना चाहिए, ठीक है। Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है, C के लिए 4, एंड SO3 नॉन मेटल एसिडिक 3, तो आंसर क्लियरली इज B। अगले क्वेश्चन में पूछा है कहाँ पे सडन जंप देखने को मिलेगा सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पे। अब देखो सडन जंप हमें कहाँ देखने को मिलता है? जहां पे भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रही होगी जिस आयनाइजेशन एनर्जी पे, उसके बाद वाली आयनाइजेशन एनर्जी पे तो सडन जंप देखने को मिलेगा। अब सेकंड बोल रहे हैं और थर्ड बोल रहे हैं, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलना चाहिए। मतलब जब तुमने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला
उसके बाद ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई हो, तभी वो सडन जंप देखने को मिलेगा अपने को। अब यहाँ पे अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मतलब वैलेंस शेल। इसका मतलब ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अंदर वाले शेल से जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली डिस्टर्ब हो रही होगी। तो अब यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6 ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें तो जंप नहीं मिलेगा, इसमें तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। इस केस में देखो 3s और 2p, एक इलेक्ट्रॉन निकाला 3s1, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, तीसरा भी निकलेगा, क्योंकि तीसरे के लिए तो भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या 2p6 अंदर वाले शेल से निकालना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका बी। इसमें देखो पहला दूसरा भी निकल जाएगा, तीसरा चौथा भी, यहाँ पे चौथी और पांचवे में ज्यादा गैप आएगा। इस केस में फर्स्ट और सेकेंड में, क्योंकि एक निकालने के बाद भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई है, तो बी आंसर है इसका। अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, फिर से काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। इसकी जो लैंग्वेज है वो एकदम प्रॉपरली क्लियर नहीं है बोल सकते हो, बहुत अलग अलग आंसर्स आए थे इसके, बट हम यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे हैं जो नीट ने आंसर दिया है इसका, ठीक है। अब देखो सबसे पहला असर्शन है हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग apparatus। ये हम पढ़ते हैं, ये सही भी है। नाइट्रोजन के जगह हीलियम को यूज किया गया ताकि जो बेरिस वाली प्रॉब्लम थी उसको क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके, तो इसीलिए नाइट्रोजन की जगह हीलियम यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अब रीजन है मेन दिक्कत वाला पॉइंट, क्या बोला है, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। अब देखो गैस में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो गैस में तो होमोजेनस मिक्सचर बनाती है, आसानी से डिफ्यूज हो जाती है, तो अगर हम लॉजिकली सोचे तो ये सही है, तो मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, क्योंकि वो तो नाइट्रोजन के जगह हीलियम को यूज किया गया था। तो अगर उस सेंस में देखें तो आंसर तो क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, बट आंसर की में ये नहीं आया था, आंसर की में आया था सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब आर को फॉल्स कैसे बता सकते हैं, अब देखो यहाँ पे इसको तुम्हें रिलेट करना है, ये टॉपिक किसका है, सॉल्युबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट का है, हेनरीज लॉ वाले कॉन्सेप्ट का है। अब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, यहाँ इन्होंने इन ऑक्सीजन लिखा है, बट बेसिकली लगता है कि ये जो पूछना चाहते थे वो क्या पूछना चाहते थे, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे। तो हीलियम है और ऑक्सीजन है, आपको सोचो वाटर में ज्यादा कौन सॉल्युबल है, ऑक्सीजन है, क्यों, क्योंकि उसमें जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली टू हीलियम क्या है, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इज मोर देन हीलियम इन वाटर, अगर हम वैसे देखा जाए, या KH की वैल्यू के हिसाब से भी बात करो तो, ठीक है, टेबल बनी है एनसीईआरटी में, KH की वैल्यू देख के भी तुम देख सकते हो कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है, बट ये स्टेटमेंट एकदम सही नहीं बैठ रहा, यहाँ पे इन लिख दिया, अगर इसी की जगह दैन लिखते तो सही हो जाता, बट इन वाले वजह से थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बट सेंस यही आ रहा है कि यहाँ पे जब ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, ऊपर वाला स्टेटमेंट किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, तो नीचे वाला भी हो सकता है वाटर के रिस्पेक्ट में पूछा गया हो, तो इसलिए आंसर फिर इसका क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज मोर देन कॉपर प्लस सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू, कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी एक्वस में ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर प्लस। अब देखो यहाँ पे कॉपर 2+ और कॉपर प्लस, इसमें सिर्फ एक आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और इसमें 2 आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, बट ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। इसके जो IE2 है, इस IE2 को जो ये एनर्जी रिलीज कर रहा होगा इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ये एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि ये कॉम्पेंसेट कर देती है एनर्जी अब्सॉर्ब फ्रॉम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये तो एंडो था बट ये एक्सो है, और अगर एक्सो में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई तो वो एंडो वाले को क्या कर रहा है, कॉम्पेंसेट कर रहा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, सी, हाइड्रेशन एनर्जी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, HBr है तो एसिड ही, एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है,
तो ये जो प्रोटॉन है ये कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक ल्यूइस बेस है, तो इस पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब ये वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वाटर रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही वाटर रिमूव हुआ फॉर्मेशन हो गया एक कार्बोकटायन का। और कौन सा कार्बोकटायन बना है यहाँ पे? 2 डिग्री। बट इस 2 डिग्री कार्बोकटायन के पास एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये इसका हाइड्रोजन ले ले, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा। तो ये तो ऐसा करेगा, कार्बोकटायन स्टेबल बनना चाहता है, इसलिए क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होने के वजह से फॉर्मेशन हो जाएगा इस कंपाउंड, इस कार्बोकटायन का। ये बन गया अपना 3D। तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, तो अब जो Br माइनस आएगा, Br माइनस इसी पे अटैक करेगा, और यहाँ पे आ गया Br C, और ये C, इस तरह के कंपाउंड बन जाएगा। तो इसमें देखो कौन से में आ रहा है अपने पास, यहाँ पे तो O चाहिए ऑप्शन यहाँ से, तो 1, 2 और ये 3 पे यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए आंसर पे क्या होना चाहिए? ए। एल्कीन तो बनेगा नहीं, हटा दो। इधर या इधर में मेन कंफ्यूजन होता है कि या तो इधर जाता है या तो इधर जाता है, पर H भी आ रहा है, एंटी मार्कोनी रख रहा, तो ये नहीं होगा। मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से देखना, मार्कोनिक ऑफ में क्या बनता है? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखोगे तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगेन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेनॉन दिया है, HCN के साथ कर रहे हैं, साइनोहाइड्रिन बन रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो अब इसमें क्या हुआ? कॉन्क H2SO4 डाल दिया और पूछा है C क्या है। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, साइनोहाइड्रिन बन गया, OH और CN। अब इसके बाद इसमें जब H2SO4 डाल रहे हो, मतलब H+ डाल रहे हो, एसिडिक मीडियम में ये जो OH है इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा फिर से, और इसका जहां प्रोटोनेशन हुआ ये वाटर बना के तो क्या हो गया? रिमूव हो गया। अब ये वाटर बना के रिमूव हुआ तो हमें ये कार्बोकटायन मिल गया। अभी कार्बोकटायन मिल रहा है, अभी कार्बोकटायन क्या कर सकता है? यहाँ से जो हाइड्रोजन है, या तो वो हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो, ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बना दो, या फिर डायरेक्टली हाइड्रोजन में रिमूव कर दो। चाहे हम कुछ भी करें, इस केस में बनेगा तो ये CN बन जाएगा। बट अभी भी एसिडिक मीडियम में इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और इसका हाइड्रोलिसिस होके CN से बन जाएगा COOH। तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए फिर इसका? D होना चाहिए। असर्शन रीजन बेस्ड फिर से क्वेश्चन है, नीट 2023 में से काफी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आए थे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, कंफ्यूज कर रहे थे, उन्हीं में से एक और आ गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इन इक्वेशन डेल्टा G माइनस NF E सेल के बराबर है और डेल्टा G की वैल्यू N पे डिपेंड कर रही है। ये स्टेटमेंट सही है, फॉर्मूला भी सही है, हमें पता है डेल्टा G जो होता है वो माइनस NF E सेल के बराबर होता है, तो दिस इज करेक्ट। E cell is an intensive property and delta G is an extensive property। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। ये जो है ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब नॉन एडिटिव है, या अमाउंट ऑफ मैटर पे, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। N क्या होता है यहाँ पे? मोल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? तो एक्सटेंसिव हो गया, मोल है तो। और अगर हम किसी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आता है? एक्सटेंसिव ही आता है। तो डेल्टा G N पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर देखा जाए E सेल इज एन इंटेंसिव, डेल्टा G इज एन एक्सटेंसिव, ये भी सही है। और असर्शन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, इसलिए ये इस पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो मतलब आंसर हो जाएगा इसका A। लेजाइन एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट है। अब देखो लेजाइन एक्सट्रैक्ट किसके साथ बनता है? सोडियम के साथ। सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, तो क्या बनेगा? NaSCN। अब अगर इसमें Fe3+ आयन आया
तो ये HCN माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा FeSCN2+, जो कि ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्या बनना चाहिए फिर? डी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, मेजर प्रोडक्ट पूछा है। ये देखो रिएजेंट तो आइडेंटिफाई करना है, ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। अब ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट का काम क्या है कि ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो ये जो भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसका क्या करा देता है? ऑक्सीडेशन। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा। तो ये एल्डिहाइड, ये है अपने पास कीटोन ग्रुप, और ये जो ग्रुप है ये है अपने पास एल्डिहाइड। तो इसका तो ऑक्सीडेशन कर देगा, और इसका ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा? कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो अल्कोहल रिडक्शन हो रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे भी इसका रिडक्शन हो गया, फिर से गलत। यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन तो करता ही नहीं है, तो रिडक्शन वाले OH जो यहाँ पे आ रहे हैं वो तो हटा ही दो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। पांच तो कॉलम है, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। इन कंपाउंड्स में हमें बताने है कि कौन सी टाइप्स की बॉन्ड्स है। सबसे पहला जो दे रखा है वो है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2S2O8। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, H2S2 है ना, एक H और हटा देते हैं। ये H2S2O8 है। इसमें देखो क्या है? एक SOOS बॉन्ड है। कहीं क्या SOOS बॉन्ड लिखा है? हाँ लिखा है ना, यहाँ पे देखो 1 SOOS बॉन्ड। तो इसमें होती है 2 SOH बॉन्ड। तो यहाँ पे ये SOH और SOH, तो मतलब A के लिए तो 3 हो गया, A के लिए 3 यहाँ है और यहाँ है, तो ये हटा दो और ये हटा दो। अब इन दोनों में चूज करना है हमें B और C में। अब देखो यहाँ पे भी 4 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड है, वैसे भी सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। ये तो मोस्टली बच्चों को याद होता है, आसान होता है। तो यहाँ पे देखो 4 दे रखा है, मतलब 2 SOH बॉन्ड और 2 S डबल बॉन्ड, बट सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों में ही B के लिए तो 4 दिया है। अब C से हमें आंसर पता चल जाएगा। C क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर C नहीं पता हो तो सल्फ्यूरस एसिड, D से भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि सल्फ्यूरस वाला तब भी आसान हो जाता है। पहले सल्फ्यूरस निकाल लेते हैं। चलो, H2SO3, S लोन पेयर आएगा, एक डबल बॉन्ड O, OH और OH। तो एक SO बॉन्ड है और 2 SOH बॉन्ड है। तो अगर देखें सल्फ्यूरस एसिड के लिए 2 और 1 में से 2 SOH बॉन्ड, 4 S डबल बॉन्ड O बॉन्ड, तो ये तो होगा ही नहीं, यही होगा 2 SOH और एक S डबल बॉन्ड O। तो सल्फ्यूरस 2, मतलब ये आंसर होना चाहिए। अब लास्ट भी देख ही लेते हैं, जो सी वाला ऑप्शन है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे दे रखा है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2S2O7। इसके लिए भी अगर स्ट्रक्चर बना लो, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसमें भी देख सकते हो 2 OH बॉन्ड है, एक SOS बॉन्ड है, एक SOS बॉन्ड, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो गया? 1। और देखो पेरोक्सो जहां पे दिया है मतलब वहां पे OO लिंकेज है, ठीक है, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं एलिमिनेट करके, बस नाम से कि पेरोक्सो है मतलब OO लिंकेज होनी चाहिए। तो OO वाला एक ही था, तो इसलिए इसका 3 होता। क्वेश्चन नंबर 88, रेडॉक्स की बैलेंसिंग है, कोएफिशिएंट पूछे हैं। अब देखो ये है Cr2O7 2- और साथ में है SO3 2-, और क्या दिया है? Cr3+। हम पहले बैलेंस कर लेते हैं, बाद में इसको देखेंगे। Cr3+ और SO4 2-। ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हो, आयन इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर से कर रही हूँ, +6 +4 +3 जो दे रखा है, और ये +6। अब देखो यहाँ पे चेंज कितने का आया? 3 इलेक्ट्रॉन का, बट 2 क्रोमियम थे तो नंबर ऑफ एटम से भी मल्टीप्लाई करते तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? 6। और यहाँ पे आया 2। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, तो मतलब इस इक्वेशन को तो हम 3 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे भी 3 आ गया। इसको बैलेंस करोगे अब क्रोमियम को, तो यहाँ पे 2 आ गया।
तो देखो तुम्हें साफ पता चल गया कि B की वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और A की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 2 लाना है, 2A दे रखा है, तो मतलब A की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो A 1 और B 3, तो ये हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है, तो आंसर तो यहीं से आ गया, निकल के A आ गया। बट उसके बाद अगर C भी सॉल्व करना चाहो तो C कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अब क्या करते हैं, पहले हम ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 7 और ये 9 हो गया, और यहाँ पे कितने हैं, 12 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4H2 आने चाहिए, ऑक्सीजन 4 और चाहिए। बट यहाँ पे C/2 दे रखा है, तो C के लिए अब यहाँ पे 4 तो नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे फिर हम, 8/2, तो भी 4 हो जाएगा, 8 2 16, तो यहाँ पे अगर हम देखें 8 2 16 और 2 से डिवाइड किया मतलब 8 ही हो गया, तो कितने लगाएंगे, 8H+, तो यही से आंसर भी आ गया अपना 138। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन से पेयर्स जो है वो आइसोस्ट्रक्चरल भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी, पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकाल लेते हैं। CO3 2 - 6 3 8 3 × 8 प्लस 3 कर दोगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टोटल 32। दूसरा NO3 माइनस, नाइट्रोजन 7 3 × 8 एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये भी कितने हो गए, 32। थर्ड ClO3 माइनस, ClO3 माइनस में देखो 17 3 × 8 प्लस 1, ये हो गए कितने, 42 इलेक्ट्रॉन, और कोई अलग SO3 2 माइनस, सल्फर 16 3 × 8 प्लस 2, तो ये भी कितने हो गए, 42। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें हाइब्रिडाइजेशन भी देखोगे, इसकी sp2 आएगी, इसकी भी sp2 आएगी, और इन दोनों की sp3, मतलब ये दोनों एक्चुअल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो स्ट्रक्चरल है, ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल है। तो CO3 2 - NO3 माइनस, ये तो है, Cl CO के साथ नहीं है, SO NO के साथ नहीं है, और SO CO के साथ भी नहीं है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से आंसर निकल के आ गया अपना A। वैसे SO3 2 माइनस और ClO3 माइनस पिरामिडल शेप के होंगे, और CO3 2 माइनस NO3 माइनस ट्रायंगुलर प्लेनर। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड पूछा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, किलेट फॉर्मेशन से। मोस्टली केसेस में अगर किलेट कहीं बन रहा है, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तो वहां पे किलेट या रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो वही देखो, यहाँ पे मोनोडेंटेट, ये देखो बाइडेंटेट आ गया ना, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, HI के साथ है, ईथर का क्लीवेज हो रहा है किसके प्रेजेंस में, HI के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे देखो आयोडीन नॉर्मली कहाँ जाता है, जहाँ पे भीड़ कप हो, बट और कहाँ जा सकता है, जहाँ पे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही हो, जो इस केस में हो रही हो। अब देखो दोनों ही रिंग है, तो भी तो देखोगे नहीं, कार्बोकटाइन कहाँ ज्यादा बन रहा है, वहां पे देखेंगे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो यहाँ पे इधर बनता और ये बनता। अब खुद सोचो, बेंजाइल कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है या फिनाइल, ऑब्वियसली बेंजाइल कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो CH2 के पास ही आना चाहिए I, और ऑक्सीजन के पास आना चाहिए H। अब CH2 यहाँ पे नहीं है, CH2OH, फिर ये गलत हो गया, आयोडीन यहाँ पे नहीं जाएगा, ये रिंग स्टेबल नहीं है, CH2 के पास जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, C। अगला क्वेश्चन, इसमें पहले CH3 CHO है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, मतलब रिडक्शन करा रहे हो, तो अगर इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2OH, ये हो गया A। H2SO4 के प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन होता है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा B। फिर इसके बाद इसमें HBr डालेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन दोनों सेम टाइप के ही कार्बन है, कहीं पे भी हाइड्रोजन भेज दो, कहीं पे भी ब्रोमीन भेज दो, चल जाएगा। फिर यहाँ पे सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन के साथ कर रहे हो, मतलब ये रिएक्शन कौन सा है, वुड्स-फिटिग रिएक्शन है, जहाँ पे एक अराइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन कराए जा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो क्या बन जाता है यहाँ पे, अगर देखो तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और CH2 और ये
CH3, तो बनना क्या चाहिए फिर इसमें A, Wurtz-Fittig रिएक्शन। 93 कैरोज एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। कैरोज एसिड मतलब H2SO5। अब H2SO5 में निकालोगे तो कहोगे कि ज्यादा आ रहा है, 8 आ रहा है, बट 8 तो हो नहीं सकता। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 6, तो आंसर हमारा मैक्सिमम वाला ही जाएगा। और कैसे इसके स्ट्रक्चर से प्रूव करते हैं हम? एक परऑक्साइड लिंकेज है इसमें, तो अब देखो -2 -2 -1 -1, तो इस पे कितना आ गया? प्लस का 6 आ गया, तो इसलिए आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा एसिडिक कंडीशन में आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा। अब जब भी देखो डिहाइड्रेट होता है, एल्कीन बन रहा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी देख सकते हो, एल्कीन की स्टेबिलिटी भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे हर जगह NO2 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 है, तो कार्बोकेटाइन बनता तो उसकी स्टेबिलिटी तो कम हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, OH है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यही केस में बढ़ेगी। तो आंसर इसलिए क्या आ रहा है? फिर बी ही आना चाहिए। और इसको बना के भी देख लेते हैं एक बार। इसमें जब करोगे भी तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनता है, तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनता है इसलिए स्टेबिलिटी भी क्या होती है? इसकी ज्यादा होती है। ये कंपाउंड दे रखा है। सबसे पहले H+ के प्रेजेंस में क्या होगा? देखो प्रोटोनेशन होगा, ये इधर चला गया, तो इसका अगर हमने प्रोटोनेशन करा दिया तो ये O+H2, ये वाला जो ग्रुप है ये निकल गया, तो कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया। अभी कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर सोचो NO2 जुड़ा होता, यहाँ पे आता तो NO2 बन रहा, यहाँ पे भी फिर देखो अगर बनता तो NO2 आता। NO2 अगर पास है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो रही है, तो बाकियों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब इसके बाद भी फिर से प्रोटोनेशन होगा, या मानो पहले हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसके बगल वाला, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और क्या बन जाएगा? एल्कीन बन गया। एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया पहला। अब इसके बाद सेकंड क्या होगा? अगेन ये स्टेप रिपीट होगा, प्रोटोनेशन हो रहा है, यहाँ पे OH2+ बन गया। अब ये जो CH3 था, इसका एक हाइड्रोजन जाएगा, इसका एक ये निकला वाटर, कार्बोकेटाइन बनेगा और साथ में ही हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो जगह ज्यादा नहीं है इसलिए मैं यहीं पे ऐसे बना के दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो मतलब क्या बन रहा है? अगर देखो तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन रहा है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, तो आंसर बी हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, हाईएस्ट किसके लिए है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा TF = IKFM। अब मोलारिटी सबकी 0.1 0.1 0.1 0.1 सेम है, ये भी सेम है, तो मतलब डेल्टा TF जो है वो I के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा TF जितना ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो डेल्टा TF जितना ज्यादा उतना ही कम फ्रीजिंग पॉइंट होता जा रहा है, ठीक है। अब I की वैल्यू देखो, पहले KCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो I N की बराबर है K+Cl-, तो I की वैल्यू 2 हो गई। यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1 हो जाती है। Na2SO4 2Na+ एंड 1SO4 2- मतलब 3, और AlCl3 के लिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। Al3+ एंड 3Cl- दैट इज 4। तो सबसे कम I किसके लिए है? यूरिया के लिए। सबसे कम I है मतलब सबसे कम डेल्टा TF हो रहा है उसका, डिप्रेशन सबसे कम हो रहा है, डिप्रेशन सबसे कम हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो इसलिए आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्डाल मेथड के क्वेश्चन है। 20 ml 1 नॉर्मल H2SO4 दिया, 0.75 हमारे पास सैंपल का मास है, और पूछा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। चाहो तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। रिएक्शन क्या होगा? NH3 H2SO4 के साथ NH4 बनाएगा। देख लो कि एक मोल को कितने मोल नाइट्रोजन चाहिए, NH3 चाहिए, और फिर उससे कर सकते हो, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है अपने पास। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड जो यूज हो रहा है रिएक्शन में, अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड। तो ये फॉर्मूला भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो 1.4 नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 1
इंटू 20/0.75। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 37.33। परसेंटेज निकाला है ना, 100 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, फिर 37.33 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। करेक्ट फॉर्मूला पूछा है, काफी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। मतलब आंसर क्या हो गया इसका, बी हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्पीशी हक्केल रूल फॉलो कर रही है। देखो हक्केल रूल क्या है अपने पास, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये देखना है। अब अगर n की वैल्यू 1 तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 तो 6 पाई, 3 हो गया अगर n तो कितना हो जाएगा 10 पाई, और n की वैल्यू अगर 4 हो गई तो कितने हो गए 14 पाई। तो यही अपने को देखना है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 पाई। डबल कर दो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितनी डबल बॉन्ड्स है उसका डबल कर देंगे। यहाँ पे 1 2 और ये लोन पेयर को भी कंसिडर करेंगे तो कितना हो गया ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ भी हक्केल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी हक्केल फॉलो हो रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 4 पाई एंटी एरोमेटिक है, ये नहीं कर रहा। यहाँ पे 2 और 2 4 पाई, फिर से ये नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 पाई पॉजिटिव चार्ज है तो ये फॉलो कर रहा है। 2 2 4 8 पाई, फिर से नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी फॉलो कर रहे हैं। तो टोटल देखो 1 2 3 4 वाला हो गया, तो मतलब आंसर क्या हो गया इसका, ए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है, डेल्टा जी नॉट पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम क्या होगा, एक्टिव मास C इंटू डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ A एंड B। अब इसकी वैल्यू देखो क्या है, 10 6 2 और 3, मतलब ये कितना आ गया 10 आ गया। तो अब फॉर्मूले में रख देते हैं, डेल्टा जी नॉट -2.303, आर की वैल्यू कितनी बोली है हमने 2, और टेम्परेचर है 300, और log 10, log 10 कितना हो गया 1। मतलब इसी वैल्यू को बस सॉल्व करना है। इस वैल्यू को जब सॉल्व कर लोगे अब आंसर ये आ जाएगा माइनस का 1381.8 कैलोरी। और अब लास्ट क्वेश्चन, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। सबसे पहला बोला ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स विच आर आयनिक, तो ये सही है। स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सारी ऑक्साइड्स जो है वो आयनिक होंगी, तो ये स्टेटमेंट सही बोल रखा है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन्ड फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज। स्कैंडियम +3 से मैंगनीज +7 फिर डिक्रीज होने लगता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम, देखो यहाँ पे ये +3 है और ये +4 है और फिर ये +5 है। ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ना कि बेसिक कैरेक्टर, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। बेसिक नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। V2O4, अभी आर से भी देखो सी गलत है ना, सी कहाँ का है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, और बी तो अभी मैंने बताया कि सही है, तो घूम फिर के आंसर तो तुम्हारा यहीं से आ गया कि क्या होना चाहिए सी। सिर्फ हमने एलिमिनेट किया और कुछ नहीं किया, एलिमिनेशन से ही आंसर आ जाता है। अब इसके बाद वाले भी देख लो, V2O4 dissolves in acids to give VO4 3-। VO4 3- की सॉल्ट नहीं बनती, VO2+ की सॉल्ट बनती है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। CRO बेसिक होता है, Cr2O3 एम्फिटेरिक होता है, CrO3 एसिडिक होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्लियरली इसका क्या हो जाएगा फिर C एंड D आर इनकरेक्ट। इसी के साथ आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।